हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं DM क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पुराने बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक था एक्सरसाइज 4.6। हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे जिसमें हम बताए थे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रयोग यूज कर हम कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, रैखिक समीकरण का हल हम कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कल हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक पे कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस के बारे में हमने बताया था कि अगर यहाँ पे मोड ए का मान अगर 0 हो जाए, अगर मोड ए का मान 0 हो जाए तो समीकरण का हल नहीं होगा, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। और अगर मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो कंसिस्टेंस कहलाएगा। तो जो भी बच्चे अगर नहीं आपको मतलब समझ में आएगा ये टॉपिक तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि हम वहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि हमको कैसे क्या सॉल्व करना है और कब क्या लेना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं टॉपिक पे, 1 नंबर प्रॉब्लम पे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप निकाल लीजिए ए। तो याद कीजिएगा हम पिछला वीडियो में बताए हुए थे कि ए का मान कैसे लेते हैं, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर x का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल y। और b का मान क्या हो जाएगा, तो RHS पार्ट है तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए a का मान ऐसे ले लिए, यहाँ पे x y का कोफिशिएंट यहाँ से देखिए 1 लिए, 2 लिए, फिर यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 3 लिए। हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि मोड ए का मान क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मोड ए का मान देखिए, तो मोड ए बराबर क्या हो जाएगा कि 1 2 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 3 - 4 - 1 मीन्स क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में a का मान, अगर यहाँ पे क्या है कि मोड a का मान जो है डज नॉट इक्वल टू 0, कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पे क्या है, समीकरण का हल है ना, समीकरण का हल है ना। तो समीकरण, तो हम कह सकते हैं कि अगर समीकरण का हल है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, तो संगत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो संगत। और हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, तो कंसिस्टेंस हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें चेक करना था कि इसमें समीकरण का जो हल है ये संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंस है कि कंसिस्टेंस है। तो मतलब है कि यहाँ पे चेक करना है कि मोड ए का मान 0 है तो नहीं है, यही चेक करना था। मतलब 0 नहीं है तो समीकरण का हल है, अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लिए तो ये क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। ठीक है। हाँ तो दोस्तों सेकंड नंबर होमवर्क है आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। जैसा फर्स्ट नंबर हम बनाए उसी तरह से सेकंड नंबर आपको हल करना है। हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं हम कि सबसे पहले तो a का मान ले लीजिए। इसमें a का मान क्या हो जाएगा, 1 3 2 6। फिर यहाँ पे देखिए अगर x का मान, यहाँ पे ऐसे तो अभी जरूरत है नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। और b का मान क्या हो जाएगा, तो 5 RHS पार्ट होता है।
है कि नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले मोड ए का मान निकालेंगे। तो मोड ए का मान निकालिएगा तो मोड ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 2 6 और देखिए 6 - 6 क्या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 6 का 6 और माइनस 2 तिया 6 तो 6 - 6 क्या हो गया 6 - 6 क्या हो गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया कि मोड ए का मान देखिए यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए। यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि समीकरण का हल है। तो सबसे पहले अब हमको क्या होता था कि अगर मोड ए का मान 0 आ जाए, सुनिएगा देखिएगा यहाँ पे कि मोड ए का मान अगर 0 हो जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू क्या तो बी निकालते हैं। बी यहाँ पे देख लीजिए बी का मान यहाँ पे क्या है 5/8 है। RHS पार्ट होता है बी का मान, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालिएगा। तो एडजॉइंट निकालने का तो आपको पता है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा याद कीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर में तो बहुत सिंपल है निकालना कि 1 3 2 6। तो क्या करते थे इस वाले का पोजीशन बदलते थे, इस वाले का पोजीशन बदलते थे, इस वाले का क्या बदलते थे तो हम साइन बदलते थे। तो यहां से हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर क्या तो चलिए इसका पोजीशन बदल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -2 -3। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ये निकल गया। अब आपको निकालना क्या था यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू क्या तो बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए मान है 6 - 3 -2 1 और यहाँ से बी का मान आपको दिया हुआ है 5/8, है ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या फिर से मान इसका 0 तो नहीं आ गया, है ना। अब इसका मान देखते हैं कि 0 आता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या है तो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो इसी दो में से कोई एक कंडीशन आएगा जब अब आप निकालिएगा क्या तो एडजॉइंट ए इंटू बी। तो चेक कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम जाएंगे तो हो जाएगा क्या तो 56 से 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा -10 और प्लस क्या तो 8। यहाँ से देखिएगा हो जाएगा 6 - 2। कहने का मतलब है कि डज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला कंडीशन नहीं आया। कंडीशन क्या आया तो याद कीजिएगा कल हम बताए हुए थे कि अगर यहाँ पे मान के चलिए कि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो समीकरण का हल नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हम बात करेंगे हाँ अगर यहाँ पे मान के चलिए फिर से आपको क्या आ जाता है यहाँ पे 0 आ जाता तो वैसे कंडीशन में बात करते कि डबल 0 आने का मतलब है कि उस समीकरण का मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, या नहीं तो समीकरण का एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता था संगत भी होता था और असंगत भी होता था। लेकिन जब डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समीकरण का हल नहीं है ना। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि समीकरण का हल नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, है ना। तो लिखिएगा देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। समीकरण का हल नहीं है। तो अगर समीकरण का हल नहीं है तो क्या कहलाएगा असंगत कहलाएगा। तो यहां से क्या कहलाएगा ये असंगत कहलाएगा। और बात करेंगे इंग्लिश में तो क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको 4th नंबर में बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोड ए निकालिएगा, ठीक है। तो मोड ए बराबर हो जाएगा
1 1 1 2 3 2 A 2 A, है ना। और चेक करेंगे कि इसका मान 0 है या नहीं है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका मान 0 है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप इसका हल कीजिएगा तो आप चाहे तो R1 से हल कर सकते हैं, है ना। चाहे तो दो ठो को 0 बना लेते थे हम लोग, जैसे भी डिटर्मिनेंट का पहले हल करते थे उसी प्रकार से हल करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे उसी प्रकार से हल कर रहे हैं। तो हो जाएगा, देखिए हम तो दो ठो को 0 बना दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। और चाहे तो आप सिंपल विधि से हल कर सकते हैं। हम इस दो टोवन को क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 2 A 0 या 1 माइनस 1 0, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो 1 हो जाएगा, A माइनस A हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब 1 का कोना कोनी लेंगे, क्रॉस शॉर्ट ट्रिक याद कीजिएगा, दो ठो 0 आ गया ना, तो 1 का कोना कोनी क्या हो जाएगा 1 0 0 A, और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे मोड A का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर यहाँ तो वैल्यू A है और A का मान तो 0 क्यों नहीं आएगा, है ना। A का मान तो हमको नहीं पता है कि यहाँ पे A का मान 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कन्फर्म रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पे A का मान 0 नहीं है। तो क्यों नहीं 0 है, अगर A का मान 0 रखिएगा तो ये सारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारा मान 0 हो गया, तो यहाँ पे जो सवाल में फोर्थ तीनों का ऐड करके फोर्थ जोड़ करके जो फोर्थ दिया हुआ है वो कभी होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो A का मान है ये कभी 0 होने वाला नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे मोड A का मान क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, तो समीकरण का हल नहीं है। तो आप लिखिएगा कि समीकरण का हल नहीं है ना। अगर समीकरण का हल नहीं है, देयर इज अगर समीकरण का हल नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, तो आपका असंगत हो जाएगा। और इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि उसमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस कैसे है होगा, संगत और संगत कैसे होगा। तो चलिए 5 और 6 आप ट्राई कीजिएगा, निश्चित रूप से बनेगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको। तो हम बात कर रहे हैं 7th नंबर में। इसमें कहता है कि समीकरण का हल क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो बात कर रहे हैं कि हल हम कैसे निकालेंगे। अभी तो हल हम नहीं निकाल रहे थे, सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे थे। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि स्टेप पहला हम कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना। क्योंकि आप एक प्रॉब्लम अगर समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम आप खुद वो बना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप क्या है, तो आप निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स से, और ये होता क्या था, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता था, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका 5 2 7 3, 5 2 देखिए 5 2 7 3, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए कैपिटल एक्स लेते थे, ये होगा एक्स वाई जो वेरिएबल है। यहाँ पे इक्वेशन में कौन कौन वेरिएबल है, एक एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो आपने एक्स वाई ले लिया। फिर चलिए आप क्या लेते हैं, तो बी का मान। तो ये बी का मान क्या होता था, तो आरएचएस पार्ट होता था किसका, तो इक्वेशन का। तो इक्वेशन का आरएचएस पार्ट क्या दिख रहा है, 4 और
5, तो 4 और क्या ले लिए तो आप 5 ले लिए। ठीक है, चलिए पहला स्टेप तो आप समझ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले मोड ए निकालिए। स्टेप 2, अगर मोड ए का मान 0 निकल गया तो समस्या है, समीकरण का हल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर समीकरण का हल निकालने के लिए बोलेगा तो निश्चित रूप से मोड ए का मान 0 नहीं होगा, है ना। तो मोड ए का मान देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 7 2 3, है कि नहीं है। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना तो 15 - 14 बराबर क्या तो 1, है ना। मीन्स यही निष्कर्ष निकला कि मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे समीकरण निकलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, समीकरण का हल, है ना। तो समीकरण का हल आप क्या जानते हैं, हम लास्ट जो वीडियो है उसमें बताए हुए थे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स क्या तो b। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, याद कीजिएगा कि ए इनवर्स बराबर होता है कि एडजॉइंट ए बाय क्या तो मोड ए, क्या होता है तो मोड ए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको x बराबर ए इनवर्स b निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है तो ए एडजॉइंट ए बाय क्या तो मोड ए। अब यहाँ पे क्या करना है तो आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाय मोड ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, तो चलिएगा यहाँ पे आप सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं, है ना। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, सेकेंड ऑर्डर में तो बहुत सिंपल है ना, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 2 7 3। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, क्या करते थे, तो इसमें जो है कि इसका क्या बदलिएगा पोजीशन। तो यहाँ पे ये क्या बदल गया तो पोजीशन, और इस वाले में क्या बदल गया तो साइन बदल गया। तो यहाँ पे क्या बदल देंगे साइन। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, चलिएगा पोजीशन बदल दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और इस दोनों में हो जाएगा -2 -7 और ये एडजॉइंट ए हो गया। तो यहाँ पे बताइए कि ए इनवर्स बराबर क्या होता था, एडजॉइंट ए बाय क्या तो मोड ए। एडजॉइंट ए का मान निकाल लिया 3 -2 -7 5 और मोड ए का मान 1/1। तो चलिए क्या हो गया 3 -2 -7 5, है ना। क्योंकि अब जो समीकरण का हल होता था, देखिएगा यहाँ पे कि समीकरण का हल क्या होता था, तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण का हल, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो क्या होता था बताइए तो x बराबर होता था a इनवर्स b, है ना। x बराबर क्या होता था a इनवर्स b। तो यहाँ पे x का मान a इनवर्स क्या हो गया तो 3 -2 -7 5, है ना। ये a इनवर्स का मान यहाँ लिए, b का मान यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो 4 5, है कि नहीं है। और x का मान चलिएगा यहाँ पे गुना मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 -10, यहाँ से हो जाएगा -28 प्लस कितना तो 25, है कि नहीं है। और ये जो x का मान है यही xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए ये जो x का मान है यही लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख लिए x y। अब यहाँ से देखिएगा कि 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस कीजिएगा, इक्वल कीजिएगा, x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना -3। तो यहाँ से जो मान निकला आपका क्या निकला, x बराबर क्या होगा तो 2 होगा और y बराबर क्या होगा तो -3 हो जाएगा।
तो यही जो निकला एक्स वाई का जो मान निकला, वैल्यू निकला, यही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। यही समीकरण का इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आंसर क्या हो गया, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या, तो -3। हाँ तो दोस्तों 8, 9, 10 जो है आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और सेकंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो हम 7th नंबर अभी तुरंत आपको बताए हैं। तो आपका निश्चित रूप से 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर प्रॉब्लम बनना चाहिए, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा, निश्चित रूप से बनेगा अगर आप मेरे वीडियो के संग बने हुए हैं। तो यहाँ से है, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर में सबसे पहले क्या मान निकालिएगा, तो ए का मान निकालिएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ए का मान हो जाएगा क्या, तो 2 है ना। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लेना है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नया चीज भी आया है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए x नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड लाइन इक्वेशन में देखिए x नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लोग घबरा नहीं जाइएगा। अगर जिस भी वेरिएबल का मान वहां पे ना दिया हो, है ना, जैसे यहाँ पे y z दिया हुआ है, x वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, तो 0 है ना। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मान आपको नहीं जो मान है x का, तो वहां पे क्या लेना है, तो आपको 0 ले लेना है, बस यही याद रखिएगा। अब y नहीं दिया हुआ है, तो y नहीं दिया हुआ है, तो y की जगह पे अब क्या मान ले लेना है, तो आपको 0 ले लेना है। हमको यही बताना था, तो हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से हो जाएगा, फिर चलिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। चलिए आपका मान क्या निकल गया, a का निकल गया। फिर क्या निकालना था, तो है ना, ये -5 है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर, तो चूंकि पहले जो सवाल था वो था आपका सेकंड वेरिएबल का, है ना, जहां पे x और y रहता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि x y z आ रहा है, तो ये 3 वेरिएबल का आपका सवाल है। तो यहाँ से जो x कैपिटल X बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x स्मॉल y z, है ना, x y z। तो यहाँ से फिर b का अगर हम बात करेंगे, तो b का बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 1 3/2 और क्या, तो 9। तो सबसे पहले अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि मोड a का मान क्या आ रहा है ना। मोड a का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मोड a बराबर आपका हो जाएगा मोड 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, है ना। तो आप R1 से भी हल कर सकते हैं। सिंपल मेथड जो हमने स्टार्टिंग में ही डिटरमिनेंट में बताया था कि कैसे निकालना है, तो आप वहां पे निकालिएगा। तो मोड a का जो मान हो जाएगा ना, हम यहाँ पे 34 हो जाएगा, है कि नहीं है, क्या हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, है ना। आप निकाल लीजिएगा, समझे बात को। तो यहाँ पे मोड a का मान क्या हो गया, 34 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका मान जो है कि मोड a का मान 0 नहीं है। अगर मोड a का मान 0 नहीं है तो समीकरण का हल यहाँ पे निकलेगा। और समीकरण का जो हल है होता है कि नहीं है, समीकरण का जो हल होता है, ये समीकरण का हल है ना, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x बराबर a इनवर्स क्या, तो b होता है, ये सूत्र आपको पता है। और a इनवर्स बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट a बाय क्या, तो मोड a होता है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एडजॉइंट a आपको कैसे निकालना है।
तो सेकेंड ऑर्डर में तो शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर लेते थे आप, है ना। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्डर में शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोफैक्टर किसका निकालिएगा, कोफैक्टर, और हिंदी में बात करेंगे क्या, तो सहखंड। तो सहखंड और माइनर सहखंड को फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में कराया था कि कैसे आपको माइनर और को फैक्टर निकालना है, उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालना है। तो यहाँ से देखिए, अगर मान के चलिए आप चलते हैं A11 से, A11 का पोजीशन है ये रो, ये कॉलम हट जाएगा, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कि -2 -1 3 -5, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 10 माइनस, है ना, तो -3 और यहाँ पे हो जाएगा 13। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे लीजिएगा A12, देखिएगा I प्लस जे का मान याद रखिएगा, I प्लस जे 1 + 2 3 आ गया, ऑड आ गया, विषम आ गया, तो किस में मान जाएगा, माइनस में जाएगा। फिर चलिए किस वाले का ले रहे हैं, इस वाले का, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम गायब हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, तो 1 0, है ना, -1 -5, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो -5 -0, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आप जो है कि प्रत्येक पोजीशन का आप यहाँ पे क्या निकालिए, तो कोफैक्टर निकालिए, और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, आप निकालिएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हमने कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लिया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी निकाल लेंगे। तो अब जो है हमको कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट A बराबर क्या होता था, फॉर्मूला याद कीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या, तो परिवर्त ट्रांसपोज, और यहाँ पे प्रत्येक का मान आपको पता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए हम बगल में ही लिख दे रहे हैं, स्पेस का प्रॉब्लम चलता है ये सब प्रॉब्लम में। तो देख लीजिए यहाँ पे मान है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। प्लस माइनस में अगर ये सिली मिस्टेक कहीं पे हो भी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, है कि नहीं है। ये मत समझिएगा कि हम आपको गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम भी सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम भी कैमरा के सामने हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे बदल लेते हैं। तो बदल लेते हैं रो को कॉलम में 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। तो ये क्या निकल गया, ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, ए इनवर्स, है ना। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ए बाय मोड ए। एडजॉइंट ए यहाँ पे क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, है ना, -5। अब मोड ए का मान देखिए पहले ही आप निकाले थे 34, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय के रूप में नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाय क्या हो जाएगा 34। अब यहाँ पे समीकरण का हल हो जाएगा, समीकरण का हल है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां से हो जाएगा समीकरण का हल हो जाएगा आपका क्या, तो x बराबर a इनवर्स b, और a इनवर्स का मान यहां से पता है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो a इनवर्स का 1/34, है ना, मैट्रिक्स, है ना, क्या हो जाएगा, तो 13 8 1 5 -10 3 3
-6 - 5 इंटू, अब बताइएगा b का मान क्या है, तो b का मान आपको प्रॉब्लम में था, है ना, हम निकाले भी थे। RHS पार्ट क्या क्या था, 1 3/2 9, 1 3/2 9। अब क्या कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा, ये x का मान जाते जा रहा है और x का मान क्या था, तो याद कीजिएगा, चलिए लास्ट स्टेप में लिखेंगे, है ना, तो इसको गुना करके लिखिएगा, ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा, तो गुना कैसे करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो यहां से हो जाएगा 1/34, तो गुना कीजिएगा 13 प्लस, यहां से हो जाएगा, कट जाएगा 4 तिया 12 प्लस, यहां से हो जाएगा कितना, तो 9, है कि नहीं है, फिर यहां से हो जाएगा आपका कितना, तो 5 प्लस, यहां से हो जाएगा -15 और यहां से हो जाएगा आपका कितना, तो प्लस 27, यहां से हो जाएगा 27, यहां से हो जाएगा -54, नहीं, यहां से हो जाएगा आपका कितना, तो -9 और यहां से हो जाएगा -45, है कि नहीं। अब जो है कि x का मान यहाँ पे हल कीजिए करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, है ना, 1/34, है कि नहीं है, और इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो 13 13 26 25 लग रहा है 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 17 हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा -51 हो जाएगा। अब ये x के बारे में लिख सकते हैं x, y, z और यहाँ पे भागा दीजिएगा, है कि नहीं है, तो हो जाएगा 34/34 17/34 -51/34। अब कट के मान क्या देगा बताइए, तो 1/2 -3/2। अगर यहाँ पे इक्वल कीजिएगा तो x का मान क्या होगा, 1 होगा, है ना, हैंस अतः x बराबर कितना, तो 1, y बराबर कितना होगा, हाफ, y बराबर हाफ और z बराबर क्या हो जाएगा, तो -3/2। तो ये थर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम था और हम देख रहे हैं बुक में कि 11 12 13 14 15 सब एक तरह का प्रॉब्लम है। 12 13 14 15 एक तरह का प्रॉब्लम है, तो आप जो है कि ट्राई करेंगे 12 13 14 15 बनाने का, है कि नहीं है। ये जिनको जो भी प्रॉब्लम आपको शिकायत हो, है कि नहीं है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है कि ये सारे का एक ही प्रोसीजर है कि नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का। देखिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम जो है 16 नंबर, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं, 2 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी 3 केजी चावल का मूल्य जो 70 रुपया है। तो आव्यूह विधि का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी रूप में ज्ञात कीजिए, है कि नहीं है। तो इसमें मान लेना है कि चावल जो है प्रति केजी x है, गेहूं जो है प्रति केजी y है और लास्ट क्या है, तो पहला प्याज है। तो लेते हैं हम लोग, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम लोग। पहला क्या था,
प्याज, गेहूं, चावल। चलिए, प्याज, माना कि प्याज प्रति केजी x रुपीस है, गेहूं प्रति केजी y है, और चावल जो प्रति केजी है ये क्या है, तो z है। अब पहला कहता है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। तो 4 केजी प्याज का कितना हो गया, 1 किलो का x, तो 4 किलो का हो गया 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3 केजी 3y प्लस फिर कितना है 2 केजी चावल 2z बराबर कितना, तो 60। ये समीकरण हो गया। फिर चलिएगा 2 केजी प्याज, तो मतलब हो गया 2x, फिर कितना है 4 केजी गेहूं, तो प्लस 4y प्लस फिर कितना है 6 केजी चावल, तो 6z बराबर कितना है, तो फिर 90 रुपया है। तो चलिए 90 रुपया देते हैं। फिर बात कर रहे हैं क्या, तो कि 6 केजी प्याज, तो 6x हो गया। फिर बात कर रहे हैं क्या, तो 2 केजी गेहूं 2x हो गया। अब प्लस क्या दिया हुआ है 3 केजी चावल, तो 3z बराबर कितना, तो 70 रुपया हो गया। अब ये समीकरण जो आगे आपको, अब यहाँ पे कहता है x y z का मान निकालने के लिए, तो नहीं निकाल पाइएगा। यहाँ पे a का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है कि x y z का कोएफिशिएंट होगा। x का मान निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा, और b का मान निकालना है जो RHS पार्ट है, 60 है, 90 है, 70 है, और चूंकि x बराबर सूत्र होता है a इनवर्स b, और a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटा कितना, तो मोड a, है ना। आपको लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम जो जैसे बनाए थे, तो आपको वैसे हल करना है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा, है ना। तो हम इसी के साथ ये वीडियो आज का समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे वीडियो के संग बने हुए हैं, हमारे चैनल के संग बने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के संग। धन्यवाद।